हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का वीडियो आपके बीच दे रहे हैं, जिसमें आप पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टडी करेंगे और इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है ये सीखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कि हिंदी के सेंटेंस को डायरेक्ट पैसिव वॉइस में किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह के सेंटेंस डायरेक्ट पैसिव में होते हैं। ये थोड़ा सा कभी कभी डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में was एंड वर यूज किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। और ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस होता है तो उसको नॉमिनेटिव केस में चेंज करके हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। पैसिव वॉइस के लिए वही सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट के साथ was वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। If it is singular, you will use was. If it is plural, you will use were. After that, past participle form of the verb by plus agent, जिसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जैसे she called me, she called me, I was called by her। इस me को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो me का नॉमिनेटिव केस I होता है, तो आई के अकॉर्डिंग हम was का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय हर। ये बाय के बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, योर फ्रेंड रोट एन एप्लीकेशन। ये जान रहे हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस ऑफ वर्ब होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में बना लेंगे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाय एंड ऑब्जेक्ट। ओके। सिमिलरली इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट साथ was वर्ब लगा के नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय एन ऑब्जेक्ट। इट्स लाइक the teacher did not punish the student। Change it into passive voice। ऑब्जेक्ट इसमें द स्टूडेंट है, उसको सब्जेक्ट हम बना लेते हैं द स्टूडेंट, और दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट सो was एंड नॉट आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म द वर्ब पनिश का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे punished by the teacher। ये नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आप नॉट का यूज करते हैं, ये आप जानते हैं। इसमें सब्जेक्ट वही
यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस, मतलब नाउन का नॉमिनेटिव केस तो नाउन होता ही है, द स्टूडेंट है, द स्टूडेंट का नॉमिनेटिव केस द स्टूडेंट ही होगा। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में यूज कर लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग को यूज किया जाएगा बाय द टीचर। ओके, एक पास इंडेफिनिट के या सिंपल पास के नेगेटिव में नेवर का भी यूज करते हैं, नेवर। तो जब ये आप टेंस पढ़ते समय पढ़े होंगे कि जब नेवर का यूज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी वही करना है आपको, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करके और नेवर लगा लीजिए नॉट की जगह इंस्टेड ऑफ नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। लाइक she never cheated anyone. Now you have to change it into passive voice. कैसे करना है भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एनीवन, सो एनीवन was never cheated by her. जैसे एक और एग्जांपल, रोहित नेवर स्पोक इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, इंग्लिश was never spoken by रोहित। इंट्रोगेटिव को आप पैसिव में चेंज करने के लिए वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो तरह के होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस नो टाइप होता है, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होता है। तो उसमें जो एस नो टाइप होता है उसमें आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं और सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं उसमें एक्टिव का सेंटेंस डिड से स्टार्ट होगा, क्योंकि पास इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और पास इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड से स्टार्ट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। जैसे डिड द student not solve the question? Okay, now find out the object. What is object here? The question. Now according to the question you have to use helping verb was and were. The question is singular form, singular noun, so according to that singular noun you will use here was in passive voice. Was the question not solved by the student?
वॉज वर हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वही ऑब्जेक्ट आ जाता है, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। अगर बात क्वेश्चन वर्ड की हो, क्वेश्चन वर्ड की, व्हाई, वेयर, व्हेन, सो एंड सो, तो वो क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर लेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इट्स लाइक हाउ डिड ही accomplish this work? You have to find out here object, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस वर्क, इस दिस वर्क को सब्जेक्ट में चेंज कर लीजिए, यहां पे आप सब्जेक्ट रूप में दिस वर्क को यूज कर लीजिए। पैसिव वॉइस बनाते समय तो सेम क्वेश्चन वर्ड विल बी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर दैट दिस सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हियर हेल्पिंग वर्ब। How was this work accomplished by him? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, हु से, तो आप क्या करते हैं, हु को आप, ये चूंकि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हुम, तो आप बाय हुम का यूज कर लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वहां पे वॉज वर यूज करते हैं, वॉज एंड वर, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से आप सेंटेंस को एंड कर देते हैं। अगर उसके बाद कुछ है तो आप लिख सकते हैं, इट्स लाइक हु हेल्प्ड यू इन योर बैड डेज। हियर आप इसको एक्टिव में दिया, सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, who helped you in your bad days. You have to find out object. Now you can find out object by yourself. Here you is object, so according to you, now here you will be subject, यहाँ पे you को आप सब्जेक्ट रूप में यूज करेंगे, और ये you के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है you के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाँ वर्ब। तो पैसिव वॉइस में जब आप यूज करेंगे इसको, तो पहले बाय होम लिख देंगे, बाय होम, अब यू को सब्जेक्ट रूप में आप यहां यूज करें, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे यू के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, वर, बाय होम वर यू हेल्प। इतनी चीजें आप सीक्वेंस से लिखें, उसके बाद जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे। In your bad days, कभी कभी ऐसा भी आता है कि सेंटेंस में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन भी आता है। प्रीपोजिशन, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखें, who laughed at you yesterday।
हु laughed at you yesterday। तो इन दैट केस आपको ये जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आया है, ये प्रीपोजिशन उसी वर्ब के साथ ही लिख देना है, अलग से उसको उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। जैसे बाय हुम हो जाएगा, हु से स्टार्ट है तो बाय हुम। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, यू को ही सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बाय हुम वर यू, और laughed at, दैट्स जो प्रीपोजिशन है वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आया हुआ है, उस प्रीपोजिशन को वर्ब के साथ ही लिख देना है, दैट्स आगे में। जैसे अगर कभी कभी सेंटेंस whom से भी स्टार्ट होता है, whom से, तो whom चूंकि ऑब्जेक्टिव केस who का होता है, तो आपने ये पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो whom भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे whom did he help at evening। तो जो सेंटेंस whom से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए, तो हु हो गया। अब हु चूंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है और ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो हु के अकॉर्डिंग वाज, हु वाज हेल्प्ड बाय हिम एट evening। इस तरह से और सेंटेंसेस आप चेंज करने का प्रयास करें, whom वाले सेंटेंस, who वाले सेंटेंस, या और भी सेंटेंस को आप खुद से चेंज करने का प्रयास करें। जब who के साथ लिविंग नाउन आ जाता है, लिविंग नाउन, तो इसको हम who की तरह ही कंसीडर करते हैं। तो जैसे by whom करते हैं, वैसे by who प्लस which प्लस लिविंग नाउन, ये विच के साथ जब लिविंग नाउन आ जाता है, तो इस विच और लिविंग नाउन को हम हु की तरह कंसीडर करते हैं और इसको बाय इसके पहले लगाते हैं। जैसे विच किंग पास्ड दिस लॉ, तो यहां पे विच किंग, जो कि विच के साथ लिविंग नाउन है, इसको हम यूज करेंगे बाय विच किंग, बाय विच किंग वॉज दिस लॉ पास्ट। ये विच प्लस लिविंग नाउन को हम हु की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे बाय हुम लिखते हैं वैसे बाय विच किंग लिख देंगे, तो इट विल बी ऑब्जेक्टिव केस, बिकॉज नाउन जो होता है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, तो इसलिए इसको हम विच प्लस किंग को एक हु की तरह कंसीडर करके बाय विच किंग लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर विच के साथ नॉन लिविंग नाउन आ जाता है, तो नॉन लिविंग नाउन के रूप में, जैसे आप ये जानते हैं, हमने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट होता है, तो यू वुड नीड नॉट to find out object because it is object already। तो ऐसे which plus नॉन लिविंग नाउन जब आ जाए, which plus नॉन लिविंग नाउन, जैसे which book did Rohit by the last month, by the last month। तो ये विच और नॉन लिविंग नाउन मिल करके हम इसको वर्ड की तरह ट्रीट करते हैं, वर्ड इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, और जैसे वर्ड वाले सेंटेंस को वर्ड से ही बनाते हैं, वर्ड वाले सेंटेंस को वर्ड से ही बनाते हैं, वैसे इसको भी हम बनाते हैं।
जैसे देखिए विच बुक was by का थर्ड फॉर्म bought by रोहित लास्ट मंथ। इसके पहले हम आपको वर्ड का एक सेंटेंस दे करके बिल्कुल कंपैरिजन कर देते हैं, तो उससे कंपैरेटिव स्टडी करने से कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए व्हाट, दिस इज पैसिव वॉइस ना, हमने पैसिव वॉइस में इसको चेंज किया, दिस इज एक्टिव वॉइस। व्हाट डिड ही, राइट ऑन द वॉल। तो यहां पे देखें राइट के बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है, व्हाट हमने बार बार बताया कि व्हाट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, व्हाट खुद ही ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट इज इटसेल्फ ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही व्हाट से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां देखिए विच प्लस नॉन लिविंग नाउन है, विच प्लस नॉन लिविंग नाउन को हमने बताया कि व्हाट की तरह कंसीडर करके बना देते हैं। तो जैसे इसको शुरू में लिख दिया वैसे इसको भी शुरू में लिख दिया। तो व्हाट वाज रिटन बाय हिम ऑन द वॉल। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि एजेंट नहीं ऐड किया जाता है, जैसे बाय, और यहाँ बार बार लिखा जा रहा है बाय रोहित, बाय हिम, बाय हर, बाय यू। तो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ ये नहीं ऐड किए जाते हैं बाय और एजेंट। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पूरा ये पैसिव वॉइस समाप्त करने के बाद हम उस टॉपिक पर भी फोकस करेंगे। एक वीडियो खाली ऐसे सेंटेंसेस की होगी जिसमें कि एजेंट नहीं यूज किया जाता, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे। फिलहाल यहां देखें, अब बात आती है कि किस तरह के सेंटेंस हिंदी में होते हैं जिनको आप पहचान सकें कि हाँ ये वास्तव में पैसिव में ही है डायरेक्ट, और इनको हम पैसिव में ही लिखेंगे। क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं बातचीत में, प्रायः इस तरह के सेंटेंस आ जाया करते हैं कि वो डायरेक्ट पैसिव में होते हैं, और टेंस का तो आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो जब आप सेंटेंस लिखने लगते हैं तो आप एक्टिव वॉइस की तरह टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, जिसमें कि आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं, पैसिव वॉइस में बोले जाते हैं, पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं, उस पर थोड़ी सी बात होगी। चलिए, तो ऐसे सेंटेंस में आप देखिए कि डूअर नहीं दिया होता। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि उसमें डूअर नहीं दिया होता। एक्शन तो होता है, काम तो होता है, बट डूअर नहीं होता। ये नहीं देता कि कौन कर रहा है। हाँ, जब देता भी है तो द्वारा करके आता है। हाँ, जैसे इस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया गया, तो वहां पे इस तरह से द्वारा करके आता है। डूअर अगर दिया होगा तो द्वारा करके दिया होगा, और अदरवाइज नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा। कुछ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन आप यूज कर सकते हैं, जैसे उसमें गया, लिया गया, गया, इस तरह के वर्ड्स अननेसेसरीली जुड़े होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। जैसे उसको बुलाया गया, यह पाठ पढ़ा दिया गया। पढ़ा दिया, पढ़ाना का तो इंग्लिश लिखेंगे, गया का तो इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ये तो अननेसेसरीली यूज किया है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है, बट ये टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके सहारे आप सेंटेंसेस को नहीं पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में ही है, ठीक। तो
इसमें हमने बताया कि एक्शन तो होता है बट किसने एक्शन किया ये नहीं दिया होता। जैसे एक मेला आयोजित किया गया, आयोजित किया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें गया इस तरह के शब्द अननेसेसरीली जुड़े होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। एक मेला आयोजित किया गया, अब इसमें एक मेला आयोजित किया गया में किसने किया इज नॉट गिवन, टेंस का आइडेंटिफिकेशन तो है बट इसको किसने किया आयोजित करने वाले को नहीं दिया गया। इस तरह के सेंटेंस पैसिव वॉइस में होते हैं। हाँ, जैसे एक लेख लिखा गया था, भारत का संविधान कई महीनों में लिखा गया। सब में देखें, अब जैसे एक लेख लिखा गया था, किसने लिखा नहीं दिया गया है। भारत का संविधान कई महीनों में लिखा गया, किसने लिखा इज नॉट गिवन ना। ऐसा ही एक सेंटेंस जैसे उन दिनों त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता था। कई दिनों तक मनाया जाता था, इसमें देखें, इसमें भी नहीं दिया कि कौन मनाता था। इस तरह के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। जैसे एक मेला आयोजित किया गया, तो इसमें चूंकि आप जानते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही मेन होता है और ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसे ही हम सब्जेक्ट रूप में बना करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसमें देखिए एक मेला आयोजित किया गया, अ फेयर was held। एक लेख लिखा गया था, किसने लिखा नहीं दिया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या लिखा गया लेख। अ कंपोजिशन, और यू कैन राइट आर्टिकल, आर्टिकल लिखेंगे तो एन आर्टिकल हो जाएगा, an article was written, an article was written, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के was वर्ब लगता है, उसको भी यूज किया गया। तो इस तरह के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ही लिखें, जो आप उसको पहचान ले कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। अगर पैसिव में है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें पहले कि रियल में ये पैसिव वॉइस में ही है।
ऐसे में आपको वो सब्जेक्ट डूअर नहीं मिलेगा। तुम्हें कल क्या बताया गया? क्या बताया गया? ये देखिए, पैसिव वॉइस में दो तरह से, व्हाट was told to you yesterday, और इसी को हम यूं कर सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, व्हाट वर यू टोल्ड yesterday। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप डायरेक्ट सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में होते हैं, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको सेंटेंस दिए होते हैं ट्रांसलेशन में, जो कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, उसमें आप सेंटेंस को पहचानने में मिस्टेक कर जाते हैं कि यह एक्टिव में है कि पैसिव में। टेंस तो आप पहचान लेते हैं, बट समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि यह सेंटेंस एक्टिव में ही है, तो आप पैसिव वाले सेंटेंस को भी एक्टिव में ट्रांसलेट कर देते हैं। पहले उनको अच्छी तरह से आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें करने वाला कौन है। काम करने वाला नहीं दिया है, काम करने वाला नहीं दिया है, एक्शन हो रहा है, तो सर्टेनली ऑब्वियसली इट इज इन पैसिव वॉइस, और आप उसे पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेट करें। तो इस तरह से आप अच्छे तरह से पढ़ते रहें और ध्यान लगाकर सीखने की कोशिश करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।